मैं समझता हूँ मुझे 20 या 25 मिनट मिलेंगे तो उसी में मैं मेरी बात रखूंगा। प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने जो बात रखी है उससे मैं 100% सहमत हूँ। और 8 नवंबर के जो 4 साल पूरे होते हैं, तो 8 नवंबर का जो हादसा इस देश में एक हादसा हुआ, उस दिन से उसी रात से 9 साढ़े 9 बजे के बाद मैंने कमेंट्री शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो एक नोटबंदी डिक्लेयर की उसको अपोज किया, पब्लिकली अपोज किया। हालांकि अपोज करने वाले बहुत कम लोग थे। जैसा कि प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने बहुत पहले दिन से ही कहा कि काला धन का मामला नहीं है, ये और कुछ है, बहुत सीरियस मामले हैं। उन्होंने विस्तृत रूप से लिखा है और मैंने भी माध्यम के जरिए बहुत कुछ लिखा और बोला भी है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का मैं 2017 दिसंबर तक वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं। अब मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं हूं। और महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन का भी मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूं। हालांकि अभी मैं, जैसा आपने कहा कि महाराष्ट्र के जितने भी ट्रेड यूनियंस है, कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे शिवसेना, इंटक, आईटक से लेके सारे मजदूर संगठन एक साथ में है। साथ साथ अभी हम जो कोशिश कर रहे हैं कि किसान संगठन, मजदूर संगठन, महिला संगठन, विद्यार्थी संगठन और बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इसके आगे भी जितने भी जन संगठन है महाराष्ट्र में, इनकी एक जन आंदोलन संघर्ष समिति बनाई जाए। और ऑलमोस्ट वो काम हो रहा है। हमारा उद्देश्य यह है कि 26 नवंबर को पूरे देश भर में जो नेशनल ट्रेड यूनियन ने जो कॉल दिया है, स्ट्राइक कॉल है, जनरल स्ट्राइक है, उसको महाराष्ट्र में पूरी तरह से सफल बनाए। और 26 और 27 को जो देश के किसानों ने, उनके 250 से भी ज्यादा संगठन है, उन लोगों ने जो एक निर्णय लिया है, 26 तारीख को भारत बंद होगा शायद, और 27 तारीख को वो इसको जारी रखेंगे। इन सभी का समर्थन करते हुए हमको इन चीजों को आगे बढ़ाना है। मोदी सरकार और बीजेपी सरकार ने इस देश के मजदूरों का और जितने भी मेहनत कश है, वो शायद खेती में हो या ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो या कल कारखानों में हो, इन सब लोगों का बहुत बड़ा नुकसान किया है। और जैसे कि अभी पंजाब एक मॉडल बन चुका है कि उन्होंने तो जो जिस ढंग से आंदोलन किया है, हम सब लोगों को प्रेरित किया है। महाराष्ट्र में इस तरीके से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं पिछले 5-6 साल में संविधान में जो हमारे बुनियादी अधिकार है, उन बुनियादी अधिकारों को छीनने के लिए ये सरकार कोशिश कर रही है। हमारा बुनियादी अधिकार एजुकेशन का है, हेल्थ का है, हमारे घर का है, हमारी नौकरी का है, हमारे अभिव्यक्ति का है, हमारे लिखने का है, इन सभी पर बहुत बड़ी पाबंदी आ चुकी है। और इसके खिलाफ लड़ते लड़ते अब हमने देखा कि तीनों जो कानून बने हैं एग्रीकल्चर के बारे में, उन्होंने इस देश का खेती का बहुत बड़ा नुकसान किया, क्योंकि उसका कारपोरेशन हो रहा है। पूरी कारपोरेट्स, इंटरनेशनल कारपोरेट्स के हाथों में वो पूरी व्यवस्था देना, ये मोदी सरकार ने किया है, जिसके खिलाफ हम सब लोगों को लड़ना चाहिए। मेहनत कश मजदूर जो है, चाहे वो संगठित हो या असंगठित, असंगठित लोग तो जिनके बारे में वो कानून के दायरे के बाहर ही थे, ये कानून के दायरे के बाहर थे, इसकी जिम्मेदारी जितनी बहुत सारी सरकारों की है, उतनी जिम्मेदारी संगठित मजदूरों की भी है, ऐसा मैं खुद मानता हूँ। और इसलिए 7% जो संगठित मजदूर है, जिसमें बैंक एम्प्लॉयज हो या पब्लिक सेक्टर के लोग हो, इनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन पिछले 20 साल में असंगठित लोगों की तरफ से ध्यान देना, वो भी थोड़ा बहुत काम हुआ है। लेकिन हमने जब देखा कि प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट लेबर जिस ढंग से वो अकेले पड़े हुए हमने देखा, तो फिर वो ऑर्गेनाइज मजदूर जो है वो भी हिल गए हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टी आज हिल गई है कि हम कुछ काम के नहीं है, हमने कुछ नहीं किया इतने दिनों में इन प्रवासी मजदूरों को, इनकी तरफ जितने भी एक अच्छा कानून 1979 में है, उसका स्ट्रक्चर तक हम हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए उनकी गिनती नहीं हो रही है। और पार्लियामेंट में ये बेशर्म जो सरकार है बीजेपी की, ये उनकी गिनती भी बता नहीं सकती है। वो भी दोषी है, कुछ हद तक संगठित वर्ग भी दोषी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो सारे कानून बदल गए हैं, तो संगठित वर्ग और असंगठित वर्ग, ये ऐसा फर्क भी करना जरूरी नहीं है। सबको साथ लेके हमको एक नए तरीके से हमको रिजेक्ट करना चाहिए
जो केंद्र सरकार ने चारों कानूनों को बदलाव किया है, क्योंकि वो चारों कानूनों को रिजेक्ट इसलिए करना है क्योंकि उन्होंने 100 साल के जो अधिकार जो है उसको छीनने की पूरी तरह से कोशिश की है। और बहुत हद तक ये केंद्र सरकार जो मोदी की है, इन्होंने ब्रूटली उनकी जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में उसके जरिए without any discussion with the political parties, without any discussion with the parliamentarians, without any discussion with the trade unions, without any discussions with the people of India, वो लोग उन्होंने सारे कानून को वेबसाइट पे तो रखा है, लेकिन वेबसाइट पे जितना भी हमने सजेशन दिया साल भर में, वो तो कूड़े के डब्बे में गया है। तो they don't care the suggestions given by the unions, and they don't discuss with anybody, and they have just finished all the basic rights which have come from the constitution. अभी constitution को मद्देनजर रखते हुए जो कानून बने वो 1947 के बाद वो सारे कानून अभी डाइल्यूट हो चुके हैं, बेसिक अधिकार जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कानून जो 1926 में बना, और वो 1920 में आज का 31 अक्टूबर है, भारत देश में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये जो आईटक जिसका नाम है, इसकी स्थापना हुई। और बाल गंगाधर तिलक उसके 1 अगस्त 1920 में प्रेसिडेंट होने वाले थे। बंबई में उनकी कॉन्फ्रेंस तय हो गई थी, लेकिन उनका गुजर जाने के बाद आज के तारीख में 31 अक्टूबर को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ये पहले अध्यक्ष बने। और लाला लाजपत राय ये पंजाब नेशनल बैंक के, आज की पंजाब नेशनल बैंक, उस वक्त भी इसका वो फाउंडर थे। तो इस तरीके से लाला लाजपत राय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस पार्टी के बहुत लीडर थे, उन्होंने अगुवाई करके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, जिसमें उस वक्त वामपंथी दल भी नहीं था, लेकिन वामपंथी विचारधारा बहुत तेजी से आगे जा रही थी। कांग्रेस में स्वतंत्रतावादी विचार वाले लोग थे, सभी तरीके से लोग थे, सब लोग आईटेक में एक साथ जुड़े। वो जो एक साथ जुड़ना था, वैसे फिर एक बार आज की आपदा में सबको एक साथ जुड़ने का बहुत जरूरी है। मेरा कहना इतना ही है, 1926 में जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में ब्रिटिशों के जमाने में, जिसमें 7 लोग इकट्ठे आते थे और एक ट्रेड यूनियन बनने का मौका मिलता था, जिसमें सारे बाहर के लोग रहते थे और फैक्ट्री में से कोई भी मजदूर आने को तैयार नहीं था, लेकिन मजदूर यूनियन बनी, उसका एक कानून बना। और ये कानून बनने के लिए शहीद भगत सिंह जैसे लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हमने देखा कि बहुत सारे मजदूर संगठन उस वक्त उसके बाद फूलने लगे, फैलने लगे, लड़ने लगे, और बुनियादी अधिकार मिलने के लिए सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन बोस, बहुत सा, और कॉमरेड एस.ए. डांगे, जयप्रकाश नारायण, ये सभी लोग आईटेक से जुड़े हुए थे। स्वतंत्रता के बाद जितने सारे कानून हुए उसमें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है, और स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है, बहुत सारे कानून बने। अब ये सारे कानून धराशायी हो गए। इसमें 8 घंटे का एक दिन खत्म बहुत पहले ही हो चुका था, वो अभी ऑफिशियली खत्म हो गया। और फैक्ट्रीज एक्ट खत्म हो चुका है। यहाँ पे मिनिमम वेजेस के बारे में जो कुछ एक संरक्षण था वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे जॉब का जो परमानेंट नेचर था, परमानेंट बनने के लिए 240 दिन का, महाराष्ट्र में तो 240 दिन अगर आप काम करते हो तो आपको एक परमानेंट बनने का एक हक था, वो भी खत्म हो चुका है। और ये सब जो बेसिक लॉ जो है, तो ये असंगठित क्षेत्र के बारे में महाराष्ट्र में कुछ अच्छे कानून थे, जैसे मथाड़ी वर्कर्स के बारे में है, रोजगार हमी के बारे में है, जिसको हम आज मनरेगा के तरीके से देखते हैं। तो ये सब कानून अभी खत्म हो चुके हैं, जिसमें मिनिमम वेजेस खत्म हो गया, परमानेंट जॉब खत्म हो गया, टेम्पररी जॉब नहीं टेम्पररी रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट जॉब में भी वो जैसे कहते हैं कि गुलामी की तरफ बढ़ने वाला अब कानून आ गया है। वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी अनसिक्योर हो गया है, उसके जो सुपरएनुएशन बेनिफिट्स या उसके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, उसको भूल जाने की बात आज के बदलाव लाए हुए कानून में है। और ये जो संगठित वर्ग है 7% का, 94% असंगठित वर्ग के लिए जो कुछ संरक्षण था वो खत्म हो गया, और वो तो धराशायी हो गया। हमने देखा प्रवासी मजदूर के बारे में कानून था 79 का, माइग्रेशन लेबर एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेशन लेबर एक्ट, लेकिन कहीं भी किसी भी राज्य में उसका स्ट्रक्चर नहीं था। तो अभी सवाल है कि ऑर्गेनाइज लेबर जो है, वो ऑर्गेनाइज लेबर जिसमें
डिसमेंटलिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ये तालाबंदी के बाद जो प्रोफेसर अरुण कुमार जी समझा रहे थे हमें, वो सही है कि तालाबंदी में ये सभी बातें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंडा है पिछले 6 साल से, वो उन्होंने तालाबंदी के दौरान मतलब लॉकडाउन के दरमियान उन्होंने सारा पब्लिक सेक्टर, सारा प्राइवेट सेक्टर कोरोना की लड़ाई के वक्त लॉकडाउन किया। तो डिमांड एंड सप्लाई की चेन उन्होंने लॉकआउट कर दी है। इकोनॉमी में डिमांड तो पहले से ही कम थी, लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर पहले से ही कम थी, इसलिए जीडीपी में कंट्रीब्यूशन और विषमता की बातें, ये तो हम लोग पहले से कहते थे कि लॉकडाउन के पहले ये पूरा जो इकोनॉमी है वो 3 या 3.5% का जीडीपी था, और इसमें भी विषमता इतनी थी कि 1% लोगों के हाथ में 58-68% के टोटल एसेट्स इस देश के हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और विषमता इतने बहुत बड़े पैमाने भी थी। तो जैसा कि शुरुआत में किसी ने कहा कि एक दिन का रोज 20 रुपया, ये हालत हम बहुत सालों से देख रहे हैं। तो ये विषमता जो है, is holding the wealth in this country, ये विषमता एक तरफ, जीडीपी का गिरना लॉकडाउन के पहले ये एक तरफ, और लॉकडाउन के बाद पहले 3 महीने में सरकार ने जिस ढंग से इस लॉकडाउन को और कोरोना को हैंडल किया है, उसके कारण ऑफिशियली तो 24% गिर चुका है। मैं पूरी तरह से प्रोफेसर अरुण कुमार जो कह रहे हैं उसको सपोर्ट करता हूं, क्योंकि इसमें खेती का जो लॉस हुआ है उसको पकड़ा नहीं गया है, इनफॉर्मल सेक्टर असंगठितों के बारे में जो लॉस हुआ है जीडीपी का उसको पकड़ा नहीं है, तो इसलिए मोर देन 50% जीडीपी लॉस है। इस बात को हमें मानना पड़ेगा, वो सही बात है। सरकार बहुत सारे आंकड़े छुपा रही है, और इसी दौरान वो 20 लाख करोड़ का जो एक जुमला किया गया, उसमें तो सारे बैंकों की तरफ से लोन दिए गए हैं। मुझे जो विषय दिया गया है कि कानून में जो बदलाव आ गए, जिसमें एक निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, उसके बारे में बात किया जाए। अभी जैसे मैंने कहा कि एक ट्रेड यूनियन बनाने की बात 7 लोगों से हो सकती थी, आज के तारीख में एक इंडस्ट्री में 10% जब तक साथ में नहीं आएंगे तब तक यूनियन बनेगी नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा नहीं। तो मान लो मुझे ओला और उबेर या टैक्सी वालों का यूनियन बनाना है, अब बंबई शहर से कम 10% मतलब 10,000 लोगों का इकट्ठा करके मुझे एक एप्लीकेशन कमीशन ऑफ लेबर के पास देना पड़ेगा या रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ेगा। दिस इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऐसे इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, वहां पे यूनियन बनेगी नहीं, छोटी यूनियन बन नहीं सकती। जो यूनियन बनी है उनके अधिकार छीने गए हैं, जैसे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस को छीना गया है। अब एक गवर्निंग काउंसिल की बात करते हैं, ट्रेड यूनियन काउंसिल की बात किया जाता है, लेकिन कलेक्टिव बार्गेन काउंसिल छीन गई तो फिर इंडिविजुअल लेवल पे एग्रीमेंट करेगा मालिक, और एम्प्लॉय रिलेशन खत्म होती है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन खत्म होने के बाद मालिक हर एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा वो, कैसे कर सकता है? तो एक तरफ कहना है कि हमको ट्रेड यूनियन काउंसिल बना के उनके साथ एग्रीमेंट करेगा, दूसरी तरफ बोलना है कि हम एक अकेले वर्कर के साथ मालिक एग्रीमेंट कर सकता है। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन खत्म होने के बाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वर्कमैन की डेफिनेशन खत्म होने के बाद, और मालिक की भी डेफिनेशन खत्म हो गई है, इंडस्ट्री की भी डेफिनेशन खत्म हो गई है, और बात कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम सारे लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट का लेटर देंगे। अरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही नहीं होगा तो आप एम्प्लॉयमेंट का लेटर क्या दोगे? मिनिमम वेजेस की बात खत्म हो गई है, वो अब स्लेवरी की तरफ ढकेला जा रहा है सारा मजदूर। तो आप मिनिमम वेज की क्या बात कर रहे हो? तो इसलिए ऑर्गेनाइज लेबर, वो आज के अभी जो कहा गया है कि जो चारों कानून पास होने के बाद प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर थप्पा लगाया है, वो थप्पा लगाने के बाद मतलब साइन करने के बाद, अब सवाल 1 अप्रैल 2020 मतलब आज की तारीख, आज के बाद कम से कम 5 महीनों के बाद ये अमल में आएगा। ये 5 महीने जो अमल की जो बात है ना, मेरी असेसमेंट जो है वो ये है कि जहां तक मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखता हूँ, सेक्टर से ताल्लुकात हो, और मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर, मेरा मानना है कि पब्लिक सेक्टर का पूरा आउट बहुत 6 महीनों में हो रहा है। जैसे बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन, जैसे कोल का प्राइवेटाइजेशन, जैसे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, जैसे एचएएल का प्राइवेटाइजेशन।
और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन तो बहुत सालों से चल रहा है। एलआईसी का आईपीओ निकालने के लिए कोशिश हो रही है। इंश्योरेंस कंपनी के 3 कंपनियों को बेचने की बात है, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के नहीं है। तो इसी सिलसिले में मैं ये जो लेबर लॉज चेंज हो गए हैं, इसमें ये देखना चाहता हूं कि जितने भी परमानेंट लेबर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, जो नए बदलाव जो आ गए हैं उसमें सारे परमानेंट लोगों को एक ही झटके में ये नए जो बदलाव है कानून में, इसमें से परमानेंट लेबर को सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल के उनको एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल जनरल मैनेजर्स है, नीचे ऑफिसर तक 7 ग्रेड है बैंकों में, पब्लिक सेक्टर में भी वैसे ही है। उसके बाद क्लार्क आते हैं, उसके बाद प्यून आते हैं। आने वाले दिनों में जो क्लास 3 और क्लास 4 है, इनकी तो नौकरियां गई है, वो तो एज इट इज पिछले 10 साल में कम हो रही है। लेकिन जो ऑफिसर ओरिएंटेड सर्विस सेक्टर हो रहा है, जो टेलीकॉम सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, इन सारे और सिविल एविएशन है, ये सारे जो सर्विस सेक्टर है, इसमें ऑफिसर ओरिएंटेड जॉब्स है। अब ये जॉब जो परमानेंट है, इनको कॉन्ट्रैक्ट पे लाना आज की तारीख में आसान बन गया है। मतलब आज 1.5 लाख या 2 लाख तनख्वाह लेने वाला कोई भी बड़ा ऑफिसर हो, उसको कहा जाएगा कि आपकी उम्र अभी 50 साल है तो आप घर में बैठो, ये तो हो ही रहा है। उसके नीचे वाले जो भी है, शायद एक 25 या 30 साल के छोड़ दो, लेकिन वो सब लोग, उनको कहा जाएगा कि नाउ योर सर्विसेज आर टर्मिनेटेड, यू विल बी ऑफर्ड इफ यू वांट और इफ वी वांट वी कैन टेक यू ऑन अ फिक्स टर्म एम्प्लॉय। अब फिक्स टर्म जो है वो 11 महीने का हो सकता है। जैसे हम 11 महीने का रेंटल घर ले सकते हैं एक लाइसेंस या एग्रीमेंट करके, हाउस ओनर और रेंट में जो आपको एग्रीमेंट था, उसी प्रकार से फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट शायद वो 1 साल या 2 साल का हो सकता है। दिस कैन बी ऑफर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयर, दिस कैन बी ऑफर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। ये तो प्राइवेट सेक्टर में पिछले 5 साल से चल ही रहा है। लेकिन ये पब्लिक सेक्टर जो आइडियल एम्प्लॉयर होना है, जहां पे पब्लिक सेक्टर में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स, इंश्योरेंस, रेलवेज, पोस्ट, यहाँ पे जो कुछ अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ लोग हैं, इनकी अप्रैल तक ही आधे लोग कम करने की साजिश पूरी हो जाएगी और अप्रैल 21 के बाद वो घर में बिठाए जाएंगे। तब सवाल ये नहीं आएगा वीआरएस कितना होगा, सीआरएस कितना होगा, क्योंकि सरकार के पास देने के लिए पैसा नहीं है। तो अब जहां पर इकोनॉमिक डिमांड्स के ऊपर निगोशिएशन चल रहे हैं, वो पैसा हाथ में लेके, सुपरएनुएशन बेनिफिट हाथ में लेके लोग अपना घर का रास्ता अपनाएंगे। और ये जो चारों जो लॉज है, ये चारों लॉज उन्हें एक लागू हो सकते हैं। ये आज के तारीख में मेरा ऑब्जर्वेशन है। बैंक एम्प्लॉइज अभी निगोशिएशन करके शायद इस हफ्ते में वो सेटलमेंट भी करेंगे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, 7.5 लाख बैंक एम्प्लॉइज में अगले 1 साल के बाद आप देखिएगा शायद 1 या 1.5 लाख बैंक एम्प्लॉइज रह सकते हैं। वैसे ही इंश्योरेंस एम्प्लॉइज, वैसे ही बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि सर्विस सेक्टर में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चारों कानून बदलने के बाद उसको रिवर्स करने की लड़ाई हम करेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पहले ही रोजगार पिछले 10 साल से कम है, अब वो रोजगार बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। इन कानून के बाद जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से पिछले 30 साल में जो एक फिलॉसफी, जो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंशियर्स हमारे साथ, वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट के साथ जो निगोशिएट करके ईज ऑफ डूइंग के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एम्प्लॉयर के और कारपोरेट्स के एक्सेप्ट करते हैं, तो उसी में ये कानून के बदलाव आ चुके हैं। उसी में बहुत सारे सर्विस सेक्टर के कानून भी चेंज हो जाएंगे। मुद्दा ये है कि लिबरलाइजेशन का प्रोसेस 30 इयर्स पीरियड में, दैट विल बी द एंड ऑफ द गेम ऑफ लिबरलाइजेशन। शायद इट इज अ सक्सेस पॉइंट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियर्स और इंटरनेशनल कैपिटल, जो भारत के बारे में वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी की जो बात कर रहे थे, उसमें लिबरलाइजेशन का वो पूरा हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन इज फर्दर प्रोसेस। लेकिन ये गवर्नमेंट अब प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के आगे की बात कर रही है। मुझे ये बात कहनी है कि लॉकडाउन के पीरियड में हम ये देख रहे हैं
कि 20 लाख करोड़ का एक जुमला हमने देखा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी इतने बहुत बड़े खतरे में है, संकट में है, लेकिन संकट तो किसने लाया है? संकट ने तो सरकार ने लाया है। Who generated the crisis in the economy? It is the government's policy of last 6 years. They have generated the crisis in the Indian economy. और ऐसे वक्त बांग्लादेश और सिलोन ये भी हमारे पर कैपिटा इनकम से अगर ज्यादा ले सकते हैं, तो हमारी ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये IMF के आंकड़े हैं, ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं। ये सिलोन से भी हमारा पर कैपिटा इनकम नीचे गया है, बांग्लादेश से भी गया है। नॉट ओनली दैट, एक्सपोर्ट के बारे में आज के तारीख में हमारा एक्सपोर्ट कहीं का नहीं है, और शायद बांग्लादेश का एक्सपोर्ट हमसे ज्यादा हो सकता है। ये सारे आंकड़े अभी आ रहे हैं। जो आंकड़े गलत ढंग से इस देश की सरकार CSO में दे रही थी, या बहुत सारे बैंक भी गलत दे रहे हैं। अभी बैंकों में पिछले 6 महीनों में जो मुद्रा लोन के आंकड़े हैं, सारे के सारे आंकड़े गलत है। बैंकों में आंकड़े जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा था 2015 से लेकर आज तक, कि 20 लाख करोड़ ये बैड लोन का कुल मिला के हिस्सा है, जिसमें 2015 में आपने 3 लाख करोड़ को दिखाया नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लेकिन करीब करीब 2015 में 12 लाख करोड़ कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग था, जो मैं कहता हूं वो NPA का जुड़वा भाई है। तो 2015 में ही करीब करीब 15 लाख करोड़ ये बैड लोन था, वो बढ़ के 20 लाख करोड़ हुआ। अब NCLT जैसे या IBC जैसे लॉज लाके ये सरकार दावा कर रही है कि हमने इसको बहुत रिकवर किया। मैं आपको ये आंकड़े बता देना चाहता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनिटर करके 9 लाख करोड़ जो 40 बड़े अकाउंट में थे कारपोरेट्स के, जिसमें विजय मल्ल्या बहुत छोटा था, SR बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 लाख करोड़ रिकवर किया है। इसका मतलब जमा हुआ बैंकों में जो पैसा है लोगों का, उसमें से 9 लाख करोड़ माइनस 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ पे they have just squandered this money. apart from writing of the loan, bad loan, ये बैंकों में पिछले 4 साल में करीब करीब 9 लाख करोड़ हो चुका है, और उसके बाद भी रिकवरी भी नहीं है। 9 लाख करोड़ राइट ऑफ हो चुका है। बैंकों में आज की तारीख में 10.5 लाख करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग एसेट सारी बैंकों की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शो कर रहा है, और बैंकों में उसकी जो बढ़ोतरी है आज की तारीख में 4% और 5% भी ग्रोथ नहीं है। और ऐसे वक्त बैंकों का विलय करना, बैंकों को प्राइवेटाइज करना, अब आज की तारीख में जो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है, लॉज के चेंजेस होते होते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर के एंटिटी का स्ट्रक्चर चेंज कर रही है। जो उनका इकोनॉमिक एजेंडा 6 साल पहले तय हुआ, पिछले बार दोबारा चुनने के बाद उन्होंने ये बहुत लाउडली कहा, कोई बात उन्होंने छिपाई नहीं है। हम लोग रिएक्ट करने में बहुत गलत कर रहे हैं, हम लोग रिएक्ट करने में चुके हैं, इसलिए हमको ये सोचना है कि अभी इम्पैक्ट क्या हो रहा है। 2019 के बाद पहला बजट और 2020 का जो बजट है वो हमने देखा। दोनों बजट में आज जो हो रहा है उसमें साफ साफ बजट में लिखा था, उसका इम्प्लीमेंटेशन सरेआम कत्ल हो रहा है। पब्लिक सेक्टर का डिसमेंटलिंग करना, जिसके लिए हमारा रेजिस्टेंस जो है, वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू रेजिस्ट। अब कानून में आया हो बदलाव, और जो इकोनॉमिक पॉलिसी का जो मॉडल इस गवर्नमेंट का है वो डिसमेंटलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर है। लेकिन भाई डिसमेंटलिंग द पब्लिक सेक्टर, व्हाट इज दैट न्यू मॉडल मोदी वांट्स टू क्रिएट, उसके बारे में कोई ढांचा नहीं है। और ये मॉडल मैं आरोप कर रहा हूं कि ये अमेरिका का एक सैटेलाइट कंट्री इंडिया को बनाना, जैसे वो पाकिस्तान बन चुका है, उसी ढंग से वी हैव बिकम द सैटेलाइट कंट्री ऑफ अमेरिका, एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द डिफेंस फैक्ट्रीज हैव बीन गिवन टू इजराइल, फ्रांस एंड अमेरिका। और हमारे 41 डिफेंस फैक्ट्रीज आज खाली बैठी है, वो चाहे इंडिफरेंट स्ट्राइक करे, इस सरकार को कोई मायने नहीं रखता। उसी प्रकार आने वाले दिनों में LIC को करीब करीब 1 लाख करोड़ उनको खड़ा करना है, लेकिन जब तक पार्लियामेंट में LIC एक्ट को अमेंड नहीं किया जाता है, उनका इनिशियल पब्लिक ऑफर बाजार में आना मुश्किल है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैप ने ये रिपोर्ट उनके हाथ में दी है, डेलॉयट कंपनी ने भी ये रिपोर्ट उनके हाथ में दी है। तो ये एक बात हुई, बैंकों को प्राइवेटाइज करना ये एक बात वो बोल रहे हैं, लेकिन बैंकों के शेयर को, पब्लिक सेक्टर बैंकों के शेयर को
बाजार में कोई भी हाथ नहीं लगा रहा है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, आपका पंजाब एंड सिंध बैंक और एक चौथा बैंक जो है वो इंडियन ओवरसीज बैंक, इन चारों बैंकों का शायद जनवरी के पहले 10 दिन में बेचने की बारी आएगी। जैसा एयर इंडिया के टेंडर्स आ रहे हैं, जैसा बीपीसीएल के टेंडर्स आ रहे हैं, जैसा जेट एयरवेज के टेंडर्स आ रहे हैं, जैसे रेलवे के टेंडर्स आ रहे हैं, वैसे ये 4 बैंकों के टेंडर्स अब तक आएंगे और मार्च के 21 के बाद सितंबर 21 तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के टेंडर्स आएंगे। ये बेचने की बात है, ये प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है। और मेरा ख्याल जो है, मेरा ऑब्जर्वेशन जो है, मैंने लिखित रूप में कहा है और बोला भी है कि मार्च 22 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 26% रहेगा। जो कल का अगर आपने निर्मला सीतारमन का इंटरव्यू देखा होगा बिजनेस लाइन में, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो यही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गेटिंग आउट ऑफ द बैंकिंग ओनरशिप एज सुन एज पॉसिबल। तो ये इसका ये इंटरप्रिटेशन है और ये वर्ल्ड बैंक की और IMF के डिक्टेशन है इंडियन गवर्नमेंट को। ये G20 में भी ये डिक्टेशन दिया गया है। तो इसलिए पूरा फाइनेंशियल सेक्टर हैंडिंग ओवर टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियर्स, हैंडिंग ओवर टू द फाइनेंस कैपिटल, हैंडिंग ओवर टू द इंडियन कारपोरेट्स, इसकी पूरी तैयारी इसी लॉकडाउन की अवस्था में हो चुकी है। तो कानून में लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बदलाव, ये उसी के तहत एक साजिश है। और ये पूरी साजिश जो है, ये फाइनेंस कैपिटल की जो है, इसको समझना हमें बहुत जरूरी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो पब्लिक सेक्टर का, सर्विस सेक्टर हो पब्लिक सेक्टर का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, ये सारा चीज उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं खड़ा हो पाएगा? कानून के ये जो अभी बदलाव आए हैं, उस बदलाव का फायदा लेके इंटरनेशनल कैपिटल जो बहुत बड़े पैमाने पे जो इंडिया में आएगा, उसमें यहाँ के कॉर्पोरेट्स भी बौने रहेंगे, पिग्मी रहेंगे और इंटरनेशनल कैपिटल यहाँ पे डोमिनेंट रहेगा। रिलायंस नंबर 2 पार्टनर रहेगा, शायद फेसबुक नंबर 1 पार्टनर रहेगा। भारत देश की करीब करीब 130 करोड़ की जनता की डाटा अगर उनके हाथ में गूगल और फेसबुक में जाता है, तो आपकी और मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी है वो भी खतरे में आ सकती है। तो पब्लिक सेक्टर को बचाना, इस देश की जनता और इस देश के जनता के अधिकारों को बचाना, इस देश की भूमि को बचाना, इस देश के मजदूरों को बचाना, इस देश के मौलिक अधिकारों को बचाना, ये सारा मामला जो है, इससे जुड़े ये सारे कानून है। तो मैं समझता हूँ बहुत वक्त लिया है। अगर कोई सवाल पूछेंगे तो वो उसमें जरूर हम शरीक होंगे। तो बैंकों को बेचने की बात वो कर रहे हैं, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं, लिबरलाइजेशन बहुत आगे निकल चुका है। इसलिए पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से डिसमेंटल करना ये प्रोग्राम है। और यहाँ पे खड़ा कुछ नहीं होने वाला है। जो खड़ा होने वाला है वो कंट्रोल करने के लिए फाइनेंस कैपिटल है, हमारा कैपिटल बोना है। और स्टेट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इन ऑल द ओनरशिप। यही बहुत बड़ा इस देश के संकट का खतरा है। और हम चाहते कि सोशल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में सरकार ने पूंजी लगाना चाहिए। सरकार ये कुछ भी करने वाली नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस हम लोगों के सामने है कि हमको एक ऑल्टरनेटिव मॉडल हमारे आंदोलन के जरिए अग्रेसिवली, महाराष्ट्र में तो हम ये बात करेंगे कि हम सिर्फ इन कानूनों का रिजेक्ट नहीं करते हैं, हम ऑल्टरनेटिव मॉडल महाविकास आघाड़ी के सामने रखेंगे, सेंटर के सामने रखेंगे। और पंजाब में जैसा माहौल बना है, हर गांव खेड़े में जो आंदोलन चल रहा है, उसी प्रकार महाराष्ट्र के गांव खेड़े में ये जन आंदोलन संघर्ष समिति है, वो अगले 26 दिनों में और उसके आगे भी ये आंदोलन चलाएगी। मैं धन्यवाद अदा करता हूँ ऑर्गेनाइजर्स का कि मुझे आपने बोलने का वक्त दिया। शायद मैंने ज्यादा हो तो मुझे माफ करना, लेकिन इतना बोलना जरूरी था। तो हम लड़ेंगे एक जंग जीतने के लिए होती है, लेकिन चैलेंजेस बहुत बड़ा है। तो एकजुट के साथ, यहाँ पे कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ी और छोटी नहीं है। आज की तारीख में मैं इतना ही बताता हूँ, खुद होके कांग्रेस पार्टी ने, महाराष्ट्र ने हमारा सुनना, हमको बुलाया, हमारा सुना, हमको सपोर्ट भी दिया है। खुद होके लेबर मिनिस्टर ने एक मीटिंग हमसे करवाई, हमारा ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट हमने उनके पास दिया है। अब जन आंदोलन जो संघर्ष समिति है, उनकी तरफ से हम आंदोलन करके इस गवर्नमेंट को हम बताएंगे कि हमें सपोर्ट करो, नहीं तो जनता आपको सपोर्ट नहीं करेगी। ये बात हम उनको जरूर कहेंगे। और एक हमारी यूनिटी ही हमको विजय दिला सकती है, इस पर हमारा सबका विश्वास है। इसलिए हम होंगे कामयाब, ये हमारी इच्छा और आकांक्षा है। इसके लिए हम लड़ेंगे। धन्यवाद।